इस कहानी का किरदार कपड़े बनाता था और उसे पूरी दुनिया में बेचने का ख्वाब देखता था। कपड़ा जो कपास के फूल और भेड़ की पीठ से उतरकर मशीनों में घिसता है और फिर किसी देह पर चढ़ता है। जीवन भी कपड़े की तरह ही है। कपड़े की तरह ही घिसते घिसते जीवन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरह कपड़े में गाहे बगाहे खरोंच लग जाती है, जिंदगी भी खरोंचों से बच नहीं पाती। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम जिस किरदार की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने उस किरदार का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन उसके कारोबार ने आपकी अलमारियों तक जरूर दस्तक दी होगी। आपने जिस कपड़े को सबसे ज्यादा संभाल के रखा होगा, उसे बनाने का ख्वाब पहली बार इसी शख्स ने देखा था, रेमंड। यह रेडीमेड कपड़े का एक ब्रांड है। देश का मिडिल क्लास इस ब्रांड में कुछ ज्यादा यकीन रखता है, लेकिन इस ब्रांड को आम भारतीयों तक पहुंचाने वाले का नाम था विजयपत सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया एक ऐसा नाम जिसने भारतीय कपड़ों के बाजार को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी हुए। सिंघानिया के रेमंड ब्रांड का टैगलाइन था द कंप्लीट मैन। लेकिन जीवन का दस्तूर ही ऐसा है कि कुछ भी कंप्लीट कहां हो पाता है। सिंघानिया भी इस दस्तूर से बच नहीं पाए। एक ऐसा समय आया जब सिंघानिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका टाइटल था एन इनकम्प्लीट लाइफ। जब बीते 28 मार्च 2026 को सिंघानिया की मौत हुई तो एक बार फिर उनका त्रासदी भरा जीवन चर्चा में आया। आखिर क्यों हजार करोड़ों के मालिक को किराए के एक मकान में रहना पड़ा? क्यों विजयपत सिंघानिया के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया? विजयपत सिंघानिया का इंडियन एयरफोर्स से क्या रिश्ता था? सिंघानिया ने कैसे खड़ा किया रेमंड का इतना बड़ा व्यापार? और रेमंड के कारोबार का भारत के उदारीकरण से क्या रिश्ता है? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। शहर कानपुर गंगा की लहरों और रेशम के धागों में उलझा एक ऐसा शहर जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। साल 1920 की बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने विदेश में बने कपड़ों के बहिष्कार का आह्वान किया। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। ठीक एक साल बाद कानपुर में सेठ जुग्गीलाल और उनके बेटे कमलापत सिंघानिया ने जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना की। जे मतलब जुग्गीलाल और के मतलब कमलापत सिंघानिया। दरअसल जेके मिल्स कपड़ों के कारोबार में हाथ आजमा रहे थे। देश की आम जनता को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत देश में बने कपड़े की ही थी और इस बात का इल्हाम जेके मिल्स को बखूबी था। सिंघानिया परिवार राजस्थान के झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखता था। गौरतलब हो कि झुंझुनू को उद्योगपतियों का कारवां कहा जाता है। बिड़ला, डालमिया और पीरामल जैसे उद्योगपति भी इसी इलाके से आते हैं। कमलापत सिंघानिया के 3 बेटे हुए, पदमपत, कैलाशपत और लक्ष्मणपत। जब कमलापत सिंघानिया ने अपने कारोबार का बंटवारा अपने बेटों में किया तो कैलाशपत सिंघानिया के हिस्से आया मुंबई का रेमंड ग्रुप। दरअसल रेमंड ग्रुप की शुरुआत साल 1925 में मुंबई के ठाणे के रेमंड वूलन मिल के रूप में हुई थी। इस मिल की शुरुआत एल्बर्ट रेमंड और अब्राहम रेमंड ने की थी। साल 1944 में लाला कैलाशपत सिंघानिया, जो जेके ग्रुप के मालिक कमलापत सिंघानिया के बेटे थे, उन्होंने रेमंड ग्रुप को खरीद लिया और यह ब्रांड भी जेके ग्रुप का एक हिस्सा बन गई। रेमंड कपड़े का एक ब्रांड था जो ऊनी कपड़ों के साथ साथ सूटिंग और शर्टिंग फैब्रिक भी बनाता था। बाद में यह रेडीमेड कपड़े भी बनाने लगा। इन रेडीमेड ड्रेस में फॉर्मल सूट, शर्ट, पैंट, जैकेट बहुत मशहूर हुए। जब विजयपत सिंघानिया के पिता ने रेमंड खरीदा, उस समय विजयपत की उम्र महज 6 साल की थी। विजयपत ने बचपन से अपने पिता को रेमंड के कारोबार में काम करते हुए देखा और उनसे सीखा भी। साल 1969 में जब विजयपत सिंघानिया के पिता का निधन हुआ तो रेमंड की कमान विजयपत सिंघानिया के चचेरे भाई गोपाल कृष्ण सिंघानिया के हाथों में चली गई। तब तक विजयपत सिंघानिया अपने पारिवारिक कारोबार जेके मिल्स में ही काम कर रहे थे। लेकिन साल 1980 में जब अचानक गोपाल कृष्ण का भी निधन हो गया, उसके बाद सिंघानिया परिवार के सामने यह सवाल था कि रेमंड ब्रांड की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। परिवार कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही रेमंड कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों ने ही फैसला सुना दिया। अधिकारियों की मांग थी कि रेमंड का अगला चेयरमैन विजयपत सिंघानिया बने। विजयपत सिंघानिया को रेमंड ग्रुप का चेयरमैन बनने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन रेमंड के अधिकारियों के दबाव के कारण उन्होंने रेमंड का चेयरमैन बनना स्वीकार कर लिया।
विजयपत सिंघानिया जैसे ही रेमंड के चेयरमैन बने, उसके कुछ ही समय बाद ब्रांड की तस्वीर बदलने लगी। 1980 का साल था, देश में उदारीकरण की जमीन तैयार हो रही थी। कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होने वाली थी। 10 साल बाद ही साल 1991 में दिल्ली की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने देश के बाजारों को खोल दिया। लाइसेंस राज का खात्मा हो गया और एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली नीतियां सब जगह लागू हो गईं। देश में लागू हुई उस नीति का फायदा देश के मिडिल क्लास को मिला। देश के मिडिल क्लास के हाथों में पैसा आया, देश के कारोबार में भी उछाल आया। विजयपत सिंघानिया ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। रेमंड ब्रांड को उन्होंने एक अलग टैगलाइन दी। वह टैगलाइन थी द कंप्लीट मैन। देश में टेलीविजन का दौर आ चुका था। रेमंड का विज्ञापन जब द कंप्लीट मैन के नाम से टीवी के स्क्रीन पर उभरता तो आम आदमी भी खुद को इस विज्ञापन से जुड़ा हुआ पाता। विजयपत सिंघानिया ने देश के मिडिल क्लास को अपना ग्राहक बनाया और उसे यकीन दिलाया कि रेमंड जो बना रहा है यह उनके लिए ही बना रहा है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने छोटे कारोबार चलाते हैं या रोजमर्रा का काम करते हैं, वो हमारे कपड़े को खरीदें। आपने भी कभी ना कभी रेमंड के कपड़े को खरीदा ही होगा। रेमंड ने रेडीमेड सूट से लेकर शर्ट और पैंट के बेहतरीन कपड़ों को बाजार में लाया। यह धीरे धीरे देश के आम लोगों के पहनावे का एक यकीनी ब्रांड बन गया। भारतीय शादियों में रेमंड का कपड़ा पहनना ही टैग जैसा हो गया था। इन सब के पीछे दिमाग था एक ही आदमी का, नाम विजयपत सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया केवल कारोबारी नहीं थे, वे आसमान के आदमी थे। उन्हें प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था। विजयपत सिंघानिया जेआरडी टाटा और हार्वर्ड ह्यूज को अपना आइडियल मानते थे। जेआरडी टाटा ने ही भारत को पहली एयरलाइंस दी थी। जेआरडी टाटा को देखकर ही विजयपत सिंघानिया ने प्लेन उड़ाना सीखा। एक बार उड़ान भरने के बाद सिंघानिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1988 की बात है। विजयपत सिंघानिया ने एक माइक्रोलाइट विमान में अकेले लंदन के बिगन हिल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 23 दिन की लंबी उड़ान के बाद वे राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचे। विजयपत सिंघानिया की यह उड़ान महज एक उड़ान नहीं थी, यह एक जिद की उड़ान थी जो दफ्तर की चहारदीवारी को जज्बे से ध्वस्त कर रही थी। इस घटना को सिंघानिया अपनी ऑटोबायोग्राफी एन इनकम्प्लीट लाइफ में याद करते हुए लिखते हैं, मैं क्रीट से अलेक्जेंडरिया तक के समुद्री रास्ते को पार करते हुए डर गया था, लेकिन मैं उड़ता रहा। जब उड़ान में समय काटना मुश्किल हो जाता तो मैं अपनी 2 साल की नातिन अनन्या की तस्वीरों से बातें करता। 1994 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हवाई दौड़ में विजयपत और उनके अमरीकी को पायलट डैनियल ब्राउन ने गोल्ड मेडल जीता। यह दौड़ दुनिया भर के इक्का दुक्का पायलटों के लिए थी और एक भारतीय उद्योगपति ने उसमें पहला स्थान हासिल किया। उसी साल भारतीय वायुसेना ने उन्हें ऑनररी एयर कमांडोर का दर्जा दिया। सिंघानिया का आसमान में उड़ने का ख्वाब हमेशा से रहा। 2005 में भी सिंघानिया एक हॉट एयर बैलून में लगभग 69,000 फीट की ऊंचाई तक गए। यह एक विश्व रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। इस समय विजयपत सिंघानिया की उम्र 67 साल थी। सिंघानिया के पास 5,000 से ज्यादा घंटों तक का आसमान में उड़ने का अनुभव था। इन तमाम उपलब्धियों के लिए 2001 में उन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला और साल 2006 में भारत सरकार ने सिंघानिया को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। सिंघानिया की जिंदगी तयशुदा तरीके से चल रही थी, लेकिन कुछ ही साल बाद त्रासदी ने दखल दिया। सिंघानिया को इस त्रासदी में झोंकने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उनका बेटा ही था। विजयपत सिंघानिया के 2 बेटे हैं, मधुपति सिंघानिया और गौतम सिंघानिया। सिंघानिया के कारोबार में दोनों बेटे उनका हाथ बटाते थे, लेकिन बाद में संपत्ति के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया। विवाद आगे इतना बड़ा हो गया कि लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक विजयपत सिंघानिया को किराए के कमरे में रहना पड़ा। विजयपत सिंघानिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन इनकम्प्लीट लाइफ नाम से लिखी है। इस ऑटोबायोग्राफी को पैन मैकमिलन ने साल 2021 में पब्लिश किया था। उन दिनों सिंघानिया किराए के कमरे में गुमनामी का जीवन जी रहे थे। सिंघानिया किताब में उस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, हर दिन कभी ना कभी मेरा दिमाग 13 फरवरी 2015 की घटना की तरफ चला जाता है। उस दिन गुरुवार का दिन था, बिल्कुल आम सा दिन। उसी दिन मैंने एक 4 लाइन के कागज पर दस्तखत करके रेमंड ग्रुप में अपनी 37% हिस्सेदारी अपने बेटे गौतम के नाम कर दी। मेरे पास उस समय 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, जो उस रोज मेरे एक दस्तखत से मेरे बेटे के पास चली गई। विजयपत सिंघानिया ने इसी किताब में आगे लिखा है कि बीएसई के नियमों के मुताबिक मेरे पास 4 दिन का समय था
कि मैं अपना फैसला वापस ले सकता था। मैं सोचता भी था कि मैं अपना फैसला वापस ले लूं क्या, लेकिन हर बार ख्याल आता कि बेटा गौतम क्या सोचेगा। लेकिन ठीक 5वें दिन मैं कंगाल हो चुका था। यह बात सचमुच हैरान करने वाली है कि महज 5 दिन में किसी भी व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 2000 की बात है। विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच झगड़े की खबर आने लगी। बकौल विजयपत सिंघानिया, एक दिन झल्लाहट में मैंने अपने रेमंड ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफे का खत लिखा। मैं उस समय लंदन में था। मुझे लगा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सिंघानिया यहां गलत साबित हुए। बोर्ड की मीटिंग बैठी और अगले रोज ही उनकी गैर मौजूदगी में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब रेमंड ग्रुप के नए चेयरमैन थे विजयपत सिंघानिया के बेटे गौतम सिंघानिया। 2007 की बात है। रेमंड ग्रुप ने अपनी 37 मंजिला इमारत जेके हाउस के रेनोवेशन का काम शुरू किया। विजयपत सिंघानिया भी उस समय वहीं रहा करते थे। जब रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, उसके बाद विजयपत सिंघानिया अपने पुराने घर कमला कॉटेज में रहने चले गए। साल 2015 में जब विजयपत सिंघानिया ने अपना शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया, उसके कुछ ही महीने बाद गौतम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिता समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं और कॉटेज हाउस पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। विजयपत सिंघानिया को मजबूरन कमला कॉटेज छोड़ना पड़ा। सिंघानिया ने ब्रीच कैंडी में एक डुप्लेक्स किराए पर ले लिया। अगले साल तक जेके हाउस बनकर तैयार हो गया। विजयपत सिंघानिया ने दावा किया कि अब उन्हें उनका पुराना मकान चाहिए, लेकिन सिंघानिया के बेटे गौतम यह बात कहते हुए मुकर गए कि शेयर होल्डर पुराने समझौते को मानने के लिए राजी नहीं है। साल 2017 में विजयपत सिंघानिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि यह परिवार का आपसी मसला है, इसे परिवार के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करें। मार्च 2024 की बात है। गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसका कैप्शन था, पिता के साथ जेके हाउस में। देश की मीडिया में ऐसी चर्चा होने लगी कि सिंघानिया परिवार में सुलह हो गई है। लेकिन कुछ ही दिन में विजयपत सिंघानिया ने फौरन सफाई देते हुए कहा कि यह तस्वीर किसी छुपे हुए मकसद से ली गई है, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मैं पहली बार 10 साल बाद जेके हाउस में गया था और अब कभी नहीं जाऊंगा। विजयपत सिंघानिया अपनों से लड़ते लड़ते थक चुके थे। बीते 28 मार्च 2026 को 87 साल की उम्र में रेमंड ब्रांड के पितामह कहे जाने वाले विजयपत सिंघानिया का मुंबई में निधन हो गया। बेटे गौतम ने ही अपने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी। गौतम ने एक्स पर लिखा, गहरे दुख के साथ हम पद्म भूषण डॉक्टर विजयपत सिंघानिया के निधन की जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी विजयपत सिंघानिया को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में एयरफोर्स की तरफ से लिखा गया, भारतीय वायुसेना मानद एयर कॉमोडोर श्री विजयपत सिंघानिया के निधन पर शोक व्यक्त करती है और उनके परिजनों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती है। सिंघानिया का जाना कारोबार की दुनिया की एक अनोखी त्रासदी की कहानी का अंत है। जिस व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए कमाए, उसका अंत एक किराए के कमरे में हुआ। सिंघानिया को कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था। वे हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को अक्सर पढ़ा करते थे। सिंघानिया ने अपनी आत्मकथा एन इनकम्प्लीट लाइफ में मधुशाला की कुछ पंक्तियों का जिक्र किया है। सिंघानिया अपनी मौत के बारे में बात करते हुए मधुशाला की पंक्ति लिखते हैं, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसा करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। यह रेमंड ग्रुप के मालिक रहे बिजनेसमैन विजयपत सिंघानिया की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे और भी एपिसोड्स देखें। हमें बताएं कि आपको और भी किन किरदारों की कहानियां सुनना पसंद है और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।